जैसा कि आज 17 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ है और ICLM संस्था के निर्देशन में UPP का एक बहुत ही सफल बैच संचालित किया गया है। और आज GS का जो पोर्शन पूछा गया है उस GS के प्रश्नों की एक आंसर की ICLM की ओर से मैं सिद्धांत शर्मा जारी कर रहा हूं। और जो GS के प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को, जो भी 30-35 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन आए हैं, उनको आप एक श्रृंखला बस देखेंगे। उसके आंसर, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पढ़ाए हुए हैं, कोचिंग में पढ़ाए गए हैं, आपको बताए गए हैं, और जिन छात्रों ने उस पर ध्यान दिया होगा उनका निश्चित ही पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा पेपर आया है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट पेपर है, बहुत ही कठिन नहीं है और एक औसत दर्जे का इस पेपर को डिजाइन किया गया है जिससे बच्चे आसानी से कर सकें। जैसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति मैंने बताया था, ये हर्षेण ने की है। किसने की है? हर्षेण ने की है। ये कोचिंग में पढ़ाया भी गया था। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षेण के द्वारा की गई थी। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। देखिए, मैंने बताया था कई बार, इसको रिवाइज भी कराया गया कि लैगून झील, खारे पानी की जो भारत की सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का, और ये पूर्वी तट पर है चिल्का झील। चिल्का भारत की पहली रामसर स्थल साइट भी है ना। ये कई बार बताया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और संभवतः आप सभी लोगों ने इसके उत्तर सही किए होंगे। तो ये इसका जो प्रश्न है, पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन है, इसका उत्तर, सही उत्तर होगा डी, चिल्का झील। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। देखिए, जनरल साइंस का प्रश्न है और छोटे बच्चों की क्लास में भी पढ़ाया जाता है। अक्सर सभी लोग इसको जानते भी हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। एक प्रकाश की किरण में 7 रंग होते हैं। जब एक किरण को किसी कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 विभिन्न रंगों में टूट जाता है और इसी को कहते हैं विबग्योर। तो इसका सही उत्तर जो है वो 7 है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश बना होता है। अगला प्रश्न अगर आप देखिए तो इसमें अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। ठीक, तो देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ एक कोरल रीफ है और जब मैंने महाद्वीप आपको बताया था उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर, सटीक उत्तर ऑस्ट्रेलिया होगा, विकल्प सी, कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित एक कोरल रीफ है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है, सभी लोग इसको करके आए होंगे। जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये प्रश्न किसी ने गलत किया तो समझ लीजिए कि फिर उसका तो सिलेक्शन बिल्कुल असंभव है, क्योंकि ये तो एक बहुत जनरल क्वेश्चन है। जिसने भी संविधान स्टार्ट किया है पढ़ना वो सभी लोग जानते हैं। 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अध्यक्ष और 2 तरह से प्रश्न बन सकते थे, एक स्थायी अध्यक्ष और एक अस्थायी अध्यक्ष। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम सभा में जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा इसमें कहीं भी विकल्प में दिखाई नहीं दे रहे हैं और यहां पर अस्थायी वर्ड यूज नहीं किया गया, ना अस्थायी यूज किया गया है। तो जो 11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक संविधान सभा की हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उन्हीं को संविधान सभा का अध्यक्ष स्वीकार किया गया था। सर्वसहमति से पहले राष्ट्रपति ये बने थे। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प डी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। देखिए, सोनपुर पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन बिहार में लगाया जाता है। याद रखिए, इसका उत्तर होगा बिहार। सोनपुर पशु मेला कहाँ लगता है? बिहार में लगता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है और छतर मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन से संबंधित है। जो रेशम कीड़े का उत्पादन किया जाता है, उसमें रेशम कोकून से रेशम निकाला जाता है, तो वो सेरीकल्चर है। पिसीकल्चर आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। हार्टिकल्चर आपका फल फूल सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा विटीकल्चर। ये विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, अंगूर की खेती से संबंधित है विटीकल्चर। इसका उत्तर विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने सी विकल्प चुना है वो निश्चित ही सही उत्तर चुनकर आए हैं और इसमें बिल्कुल पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बैलाडीला की पहाड़ियां, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कूबड़ की तरह दिखती हैं, इसीलिए बैलाडीला कहा जाता है इसको। एक उपमा दी गई है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो देखिए, बैलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिला जो है, दंतेवाड़ा जिला में, ये छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की पहाड़ियां पाई जाती हैं और इसीलिए इसका जो विकल्प ए है छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल सही है। और जिन छात्रों ने इसको चुना है वो निश्चित हो कि ये बिल्कुल आपके सही उत्तर में गिना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? देखिए, तो ये मैंने पढ़ाया भी है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर आप देखें तो ये भारत का दक्षिणी छोर है, कन्याकुमारी, और ये आपका श्रीलंका है। तो यहां पर जो समुद्री चैनल बनता है इसको पाक संधि, पाक जल संधि कहते हैं। ठीक, पाक जल संधि। तो इसका जो पाक जल डमरू है, अच्छा, इन दोनों के बीच में जो खाड़ी है इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी, ये भारत और श्रीलंका के बीच एक संकीर्ण चैनल है जो एक दूसरे को अलग करता है। तो उत्तर इसका बी विकल्प बिल्कुल सही है और जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा उनका ये उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, कुमार संभव, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? देखिए, कुमार संभव, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले महाकवि कालिदास की कृतियां हैं और इसीलिए महाकवि कालिदास इसका बिल्कुल ही सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जिन लोगों ने 23 अप्रैल लगाया है वो बिल्कुल सही है। 5 जून को आप जानते हैं पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून हो नहीं सकता। ठीक, 7 अप्रैल, 25 जून भी नहीं है। आपका सही विकल्प इसका 23 अप्रैल होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता था? देखिए, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन यूपीपी के हिसाब से पूछ लिया गया है। देखिए, ये प्रश्न यूपीपी में आने की संभावना नहीं थी, ऐसे प्रश्नों की उम्मीद नहीं की जाती है। फिर भी आयोग कुछ ऐसे, जैसे उसका एक लेवल बनाने के लिए, जैसे एग्जाम का एक प्रॉपर लेवल हो, जैसे मॉडरेट टू हाई क्वेश्चंस होने चाहिए कि सारे प्रश्न ऐसे ना हो कि बच्चे बहुत आसानी से कर ले जाएं। तो ये एक नया प्रश्न आपको दिखाई दिया होगा, शायद ही बहुत सारे बच्चों ने इसको पहली बार देखा होगा। तो देखिए, कुल्ह वाला जो सिस्टम है, जो एक 400 साल पहले नहर सिंचाई की व्यवस्था थी, ये आपके हिमाचल प्रदेश में थी। ठीक, तो जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश विकल्प लगाया होगा वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि उनका ये उत्तर सही है और इस पर आपको नंबर मिलेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद अगर भारत में देखा जाएगा तो ये है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त भारत, जिसको आप कहते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। ठीक, तो जिस 2011 की जनगणना के टाइम में सीएम चंद्रमौली जी थे सेंसस कमिश्नर। ठीक, चलिए, ये मैंने लिखवाया था जब आपको जनगणना मैंने पढ़ाया था, उस टाइम में ये आपको लिखवाया था कि जिस समय
जनगणना 2011 की हुई थी। उस समय महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त सीएम चंद्रमौली सर थे। और साथ साथ ये भी बताया था कि 29 प्रश्न जनगणना में पूछे गए थे और जनगणना के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो भी बताए थे। और ये बताया था कि जनगणना से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है हर तरह की परीक्षाओं में। तो उम्मीद है कि ये आपका उत्तर सही रहा होगा। इसका विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए, शहरी क्षेत्रों में अगर आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि होती है, अर्बन एरिया में वृद्धि होती है, तो उसको अर्बनाइजेशन कहेंगे। और अर्बनाइजेशन का हिंदी रूप जो है वो शहरीकरण है। क्या है? शहरीकरण है। और इसीलिए विकल्प ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। विकल्प ए जिन लोगों ने लगाया है वो उत्तर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको। देखिए, नालको एक नवरत्न कंपनी है, ठीक, नवरत्न कंपनी। और नालको एल्युमिनियम, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म है। और इसका जो कार्यालय है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो ये बिल्कुल सटीक उत्तर है। भुवनेश्वर उड़ीसा जिन्होंने लगाया है उनका उत्तर सही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक, ये WHO का जो मुख्यालय है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो जो विकल्प बी है, ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। आगे देखते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो जॉब सीकर्स को, नौकरी तलाश करने वाले लोगों के लिए एक नेटवर्क का काम करते हैं। अलग अलग कंपनीज वहां से उनको हायर कर लेती हैं। तो अगर आप मोबाइल फोन जरा सा भी यूज करना जानते होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल सही करके आए होंगे। आप जानते हैं फेसबुक से कोई नौकरी नहीं मिलती है, स्नैपचैट एक इंटरटेनमेंट का साधन है, और इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया साइट है जहां पर लोग एंटरटेन करते हैं, अपने मैसेजेस कन्वे करते हैं। लेकिन लिंक्डइन ये एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को जॉब आसानी से मिलने की संभावनाएं रहती हैं। तो अपनी सीवीज वगैरह यहां डालते हैं, अपने रेज्यूम डालते हैं, और साथ साथ कई सारे कंपनीज उनको कंसीडर करती हैं। तो इसका सबसे सही उत्तर आपका है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर नौकरी तलाशना सबसे उपयुक्त माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो भदोही क्षेत्र है वो कालीन, हाथ से बुनी हुई कालीनें, देखिए हैंडमेड कारपेट्स, हाथ से बुनी हुई कालीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है। बहुत ही इजी प्रश्न है उत्तर प्रदेश से, और शायद ही कोई इसको गलत करके आया होगा, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे जरूर डाल दिए जाते हैं जो थोड़ा सा छात्र कॉन्फिडेंस लेवल उनका मेंटेन रहे। सारे प्रश्न गलत हो जाएंगे तो वो पहले से ही उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। चलिए, सुरहा ताल, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो देखिए, सुरहा ताल जो है वो आपके बलिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? बलिया में गंगा नदी के किनारे एक झील है जिसको आप कहते हैं सुरहा ताल। तो सुरहा ताल का जो सबसे सही उत्तर है वो है बलिया, ऑप्शन ए। जिन्होंने लगाया होगा उनका बिल्कुल सही नंबर मिलेगा, इस पर सटीक उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, यह प्रश्न इस बार नहीं पूछा गया। प्रश्न को आयोग ने घुमा दिया है और ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, एक नया प्रश्न है। अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ये थोड़ा डीप नॉलेज वाला प्रश्न है। जैसे जिसने वन लाइनर तैयार करके
परीक्षा दी होगी उनके लिए ये प्रश्न एक मुश्किल घड़ी रही होगी जरूर, क्योंकि ये प्रश्न ज्यादातर वन लाइनर बुक्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, बिल्कुल की थी, और 1916 में की थी। कौन से साल में? 1916 में की थी। लेकिन ये नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। देखिए सहयोग की बात आई है, तो सहयोग किसका रहा? तो एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट भारत में होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी। डॉक्टर एनी बेसेंट ने भी की थी और बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी। दोनों लोग होम रूल लीग एक साथ चला रहे थे, बाद में ये दोनों कंबाइन हो गई थी। लेकिन एनी बेसेंट को मदन मोहन मालवीय का सहायक माना जाता है बीएचयू की स्थापना में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनी बेसेंट से और भी प्रश्न बन सकते थे, मैंने पढ़ाते टाइम में बताया था। एनी बेसेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है, ठीक, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं। चलिए, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा, देखिए अकबर ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवाना शुरू कर दिया था। आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिकंदरा नामक स्थल पर अकबर का मकबरा स्थित है, और ये उत्तर ए बिल्कुल सही है, सिकंदरा पर अकबर का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? देखिए नया सा प्रश्न है, ये प्रश्न अक्सर नहीं पूछा गया, चरकुला वगैरह बार बार पूछते हैं, कजरी रसिया, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा है। आयोग ने थोड़ा कठिन बनाने का प्रयास किया है कि कौन सा लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। देखिए इसका सबसे सही उत्तर है हुरका बॉल। हुरका बॉल नृत्य जो है उत्तर प्रदेश में धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। और जिन लोगों ने इसको लगाया होगा बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको इसका जो है नंबर जरूर से जरूर मिलेगा। चलिए फिर कुछ टफ क्वेश्चंस भी इसमें आए हैं, और ये प्रश्न ध्यान देने वाले हैं। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेवल मेंटेन करना रहता है। तो अब ये वाले प्रश्न कुछ नए हैं, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। जैसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? देखिए जो ग्रूव लैंड है, बाग भूमि बाग के लिए दी जाती है, बाग वगैरह लगाने के लिए। कृषि भूमि आप जानते हैं कृषि के लिए होती है। समेकित कंसोलिडेट जो है वो एक तरह से दूसरे टाइप से है, इसमें नहीं इसको सही माना जा सकता। धृति जो है होल्डिंग, ये इसका सही उत्तर होगा, धृति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए यूपीएसएसएफ देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा जून 2020 में यूपीएसएसएफ का गठन किया गया था। देखिए एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, तो इसीलिए इसका जो फुल फॉर्म होगा ये होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सॉरी, यहां ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन ए। आज के टाइम में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स राम मंदिर की रक्षा के लिए लगाई गई थी और काफी फेमस भी हुई थी। 5 बटालियन हैं इसकी। चलिए निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, देखिए उत्तर प्रदेश में परीक्षा हो रही है तो ज्यादातर प्रश्न उत्तर प्रदेश से ही पूछे जाएंगे। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं, नहीं भी पढ़ा होता आपने, तो उत्तर प्रदेश को ही टिक करना था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का ही एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है कि जो भी एंटरप्रेन्योर हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टेट में, तो वो इस एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो इसका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? देखिए अर्थशास्त्र की भाषा ही सबसे कठिन होती है, बाकी इसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। जैसे महंगाई को मुद्रास्फीति कहते हैं,
अब नॉर्मली अगर किसी से मुद्रास्फीति कहोगे तो वो नहीं समझ पाएगा ये मुद्रास्फीति क्या होती है। तो 2016 में हम लोगों ने इसको फेस किया है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। डिमोनेटाइजेशन को हम कह सकते हैं नोटबंदी। नोटबंदी, जब कानूनी रूप से कुछ करेंसीज को, कुछ मुद्राओं को बैन कर दिया जाता है कि अब इनका प्रयोग वर्जित है, तो उसे हम कहते हैं नोटबंदी। क्या कहते हैं? नोटबंदी, नोट बैन, नोट बैन। ठीक, तो इसका उत्तर सही होगा विकल्प डी, नोटबंदी। विमुद्रीकरण का क्या अर्थ है? नोटबंदी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? देखिए, जीएसटी 2017 में लॉन्च किया गया था। भारत का 101वां संविधान संशोधन, भारत का 101वां संविधान संशोधन 2016 लॉन्च किया गया 2017 में। और इसको वस्तु एवं सेवा कर भी कहते हैं। कई तरह के करों को एक साथ मिलाकर एक कंबाइंड टैक्स के रूप में यूज किया गया। इससे लोगों को बहुत सारी मदद मिली है। तो देखिए, इसमें पहले हम देखते हैं कि क्या चीजें इसमें सही हैं और क्या गलत हो सकती हैं। कोई एक गलत है इसमें। ठीक, देखिए, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। ये तो बिल्कुल सही है भाई, कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, कोई एक टैक्स नहीं है पर्टिकुलर। जीएसटी इनपुट टैक्स, क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। ये भी बिल्कुल सही है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, गंतव्य आधारित कर है क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। जितनी दूरी तक आप जाते हैं उसी हिसाब से टैक्स लगता है। और साथ साथ लास्ट वाला देखते हैं, जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। देखिए, एक वर्ड इसमें डिसबैलेंस कर रहा है, यही आपको उत्तर देगा। एकल प्रशासन, आप जानते हैं कि एकल प्रशासन नहीं हो सकता क्योंकि जीएसटी दो तरह से लगता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी को होल्ड कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी को चला रही है। तो ये एकल प्रशासन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर डी, विकल्प डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ठीक, अब देखिए, चार विकल्प हैं, फिशिंग, चीटिंग, लूजिंग, सोर्सिंग। अब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जब आप कभी आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपने इतना इनाम जीत लिया है या इस लिंक को आप खोलें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। ठीक, तो ये लुभावने, एक तरह का इंड्यूसमेंट दिया जाता है लोगों को। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है। फिर आपका डेटा चोरी करते हैं, उसका गलत प्रयोग करते हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, तो ये फिशिंग कहलाता है, इसको फिशिंग कहते हैं। ये बिल्कुल, इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है टका। अब टका एक करेंसी है और टका जो है वो बांग्लादेश की करेंसी है। ठीक, कहां की करेंसी है? बांग्लादेश की। प्रश्न पूछा गया है टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश की मुद्रा है। उत्तर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? देखिए, अब इसका अगर आप इसके विकल्प ही देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर क्या है। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार इसको दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विभिन्न तरह के खेलों में जो गुरु होते हैं, कोच होते हैं, उनको दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये भी खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार हो नहीं सकता। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, गोपाल का मतलब ही है गोपाल, गौ को पालने वाला। तो अगर विकल्प इसका आप देखते तो ये बिल्कुल यहीं से सटीक बैठ रहा है। कॉमन सेंस लगाने का क्वेश्चन था। दुग्ध उत्पादक कौन करेगा? गोपाल करेगा, जो गौ पालेगा। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था, लिखवाया था, सारे बंदरगाह बताए थे, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, बॉम्बे हाई, और इसमें यह भी बताया था मैंने कि जो कांडला बंदरगाह है, इसको दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं, ये गुजरात का एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह है।
तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प डी, कांडला बंदरगाह। जिन लोगों ने विकल्प डी लगाया है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीडीएफआई के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? देखिए एनसीडीएफआई डेयरी मुख्यालय, तो देखिए ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक कंपनी है, कोऑपरेटिव कंपनी भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन माना जाता है, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और आनंद। इसमें कहीं दिख रहा है आपको आनंद, है ना, दिख रहा है, ये देखिए आनंद। तो ये आनंद जो है ये बिल्कुल सही है। आनंद में ही अमित शाह जी के द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीडीएफआई के मुख्यालय की आधारशिला रखी गई है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ऑप्शन डी, जिन लोगों ने लगाया होगा नंबर पूरे पूरे आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? देखिए ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब एक बहुउद्देशीय योजना है जिसमें बहुत सारे उद्देश्यों को केंद्रित किया गया है, लक्षित किया गया है, और इसका उद्घाटन हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो अगर आपने इसका ऑप्शन ए लगाया होगा तो ये बिल्कुल सही है। चलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और जिन्होंने पढ़ा होगा बिल्कुल वो कर पाए होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवसन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो देखिए प्रवासन और गतिशीलता समझौता भारत और इटली के बीच में हुआ है। किसके बीच में? भारत और इटली के बीच में हुआ है। तो जिन लोगों ने इटली को ऑप्शन में लगाया होगा 100% नंबर मिलने वाले हैं। तो इटली ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो देखिए INS काबरा पहुंचा है कोलंबो श्रीलंका, और कोलंबो श्रीलंका है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी अगर आपने लगाया है तो आपको नंबर मिलेंगे, और कोई ऑप्शन लगाया होगा तो दुर्भाग्य है, नंबर कट जाएंगे। फिर देखते हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? देखिए खुदाई खिदमतगार एक खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने स्थापित की थी इसको, और लाल कुर्ती दल भी बनाया था इन्होंने, लाल कुर्ती दल, ठीक। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान इसका सही उत्तर है, और इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए तो ये कुल मिला के आपके 38 प्रश्न जो GS के पूछे गए थे प्रथम पाली में, ये आपको करा दिए गए हैं। इनमें जो सही उत्तर हैं वो आपको बता दिए गए हैं। इनको आप अपने प्रश्न पत्र से मिला सकते हैं और संभवतः अच्छा ही स्कोर रहा होगा, ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी। और जो भी आने वाली पाली है, जो कल होने वाली पाली का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का जो भी आंसर की है वो भी आपको समय रहते कल बहुत ही जल्द हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उसके आंसर की आपको प्रदान कर दी जाए। तो इसलिए बराबर संपर्क में बने रहें, और आप लोगों को, सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका कल एग्ज़ाम है वो भी एक बार खूब डट के और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दीजिए, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद।